तो फिर मैं डेली खबरें एक्टिवली लिखने लग गया, लेकिन मुझे क्योंकि फादर भी जेल में थे और पीछे से सारे सोर्सेज बंद हो गए इनकम के, तो मुझे लेबर करनी पड़ती थी। मैं लकड़ी पाड़ता था कुहाड़ी से, और लकड़ी पाड़ के फिर बेचता भी था, साथ पढ़ाई भी करता था। और उस समय मैं फर्स्ट आता था अपनी क्लास में हायर सेकेंडरी तक। और आफ्टर दैट मेरे फादर कहने लगे, उस समय ऐसे तो होती नहीं थी सिलेक्शन कैरियर की, तो मैं इंजीनियरिंग करने चला गया था इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहाँ मैं इंजीनियरिंग किया, लेकिन 1965 में जब पाकिस्तान वार होने वाली थी, तो उस समय फॉल्स केसों में मुझे अरेस्ट कर लिया और मेरा 22 दिन पुलिस रिमांड हुआ अमृतसर इंटरोगेशन सेंटर में। तो वहाँ कई दफ़ा तो गोली मारने के लिए खड़ा कर देते थे, कई दफ़ा पुट्ठा टांग के, कई दफ़ा बर्फ़ है, बहुत मार पड़ती थी वहाँ पे। लेकिन मैं 1960 में मेरा मिलाप हुआ था, एक फ्रीडम फाइटर हुए हैं तहसीलदार थे लुधियाना में, भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी। तो वो आए मेरे फादर की छोटी सिस्टर की, उन्होंने मैरिज की अपने एक साथी के साथ। तो वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, उन्होंने बुक्स भी लिखी थी, जेल चिट्ठियाँ। ये शहीद भगत सिंह उनके साथ लाहौर जेल में कैद था, और ये पहले क्लीन शेवन था और कम्युनिस्ट था। लेकिन जब वो उन भाई साहब के साथ जेल में रहा तो दोबारा सिख बन गया, और दोबारा उसे कहा मैंने अमृत छकना है, मुझे सिख बना दो। उसने केश भी रख लिए थे, उसकी फ़ोटो भी है। तो उनसे मेरा मिलाप हो गया 1960 में भाई साहब से। और उनकी पुस्तकें मैंने पढ़ी, 3 पुस्तकें उनकी पढ़ी। एक जेल चिट्ठियाँ, उनकी 18 साल की फ्रीडम मूवमेंट में जेल थी, और जेल में जो होता था टॉर्चर करते थे वो सारा उसमें जेल चिट्ठियाँ। दूसरी थी सिंहों का पंथ निराला, कि इस देश की आज़ादी के लिए कैसे कुर्बानी करते हैं। और एक सिमरन की जो बरकत है परमात्मा का नाम लेने की, तो उन्होंने किताब लिखी अनडिठी दुनिया, कि जब आप सिमरन करते हैं परमात्मा के नाम का तो किस दुनिया में चले जाते हैं। ये 3 पुस्तकें मैंने 61-62 में पढ़ी, और उनसे मैंने सिमरन की मेथोडोलॉजी भी सीख ली, कैसे सिमरन करना है, तपस्या करनी है। और मैंने उनसे अमृत भी छक लिया। उससे क्या मेरे में दैवी गुण आ गए, क्योंकि डेली अमृत वेले उठना, पाठ करना, तो मुझे बाणी भी जो हमारी 5 बाणी हैं, ज़बानी याद हो गई। जब उन्हें 65 में अरेस्ट किया तो बहुत टॉर्चर करते थे, वहाँ मारते बहुत थे और झूठे केस बनाए हुए थे मुझे। तो मैं तो इनोसेंट था, लेकिन वो 22 दिन में टॉर्चर हुआ। जब गोली मारने लगे तो मैं कभी डरा नहीं, मैं कभी रोया नहीं। मेरी उम्र तो उस समय 16 साल के करीब थी। तो वो मार जब पड़ती थी तो मैं प्रभु का नाम सिमरन करता था और पाठ करता था। लगातार वो कंटिन्यूटी में टॉर्चर करते थे, और पाकिस्तान के जो जासूस थे उनके साथ मुझे रखा था। और जब 22 दिन के बाद मेरी ज़मानत हुई, ये नवजोत सिंह सिद्धू के फादर ने मेरी ज़मानत कराई थी, ये एडवोकेट जनरल थे। आफ्टर दैट जब मैं रिहा हुआ तो मेरे पे और फॉल्स केस सुना के अमृतसर में फिर मुझे कैद कर दिया। तो जब मैं पटियाला आया वापस, तो इन्होंने अपने घर बुलाया और मुझे कहा कि तुम मेरे घर में रहो, तुम्हारा को दोबारा पुलिस पकड़ लेगी और दोबारा फिर केस बना देंगे। तो अपना बेटा बना के मुझे उन्होंने अपने घर रख लिया। तो जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे इन 2 ईयर्स, तो मैं उनकी सारी खबरें डेली उनके घर में कई महीने रहा। ये इसकी उम्र 1.5 साल थी नवजोत की। तो मैं कई महीने उनके घर रहा, तो मैं खबरें लिख देता था डेली उनकी कांग्रेस पार्टी की। तो एक दिन मेरे मदर फादर को उन्होंने बुलाया कि आपका बेटा खबरें लिखता है, आप पढ़े लिखे हो, आप अखबार शुरू करो, या पुलिस फिर बच्चे को मार ना दे या और केस न बना दे। तो ऐसे हमने फैसला कर लिया। तो उन्होंने एक बात हमें बताई, वो भी आज़ाद हिंद फौज में थे, जो आज़ाद हिंद फौज बनी थी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, उसमें भी शामिल थे। और जो उनके जनरल थे आज़ाद हिंद फौज के मोहन सिंह जी, वो भी उनके घर आते थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा, बिलमुकाबल तोप हो तो अखबार निकालो, कि अगर आपने देख लिया अभी कि आपको छोड़ेगी नहीं, पुलिस मार देगी, तो आप अखबार निकालो। तो मैं फिर उनकी बात मान के मैंने, जब मैं इंजीनियर फैक्ट्री में पढ़ रहा था, तो मैं फादर साहब के नाम पे मैंने अखबार शुरू कर लिया। आफ्टर दैट आई बिकेम इंजीनियर। मैं स्कॉट्स में भी फिर इंजीनियर रहा 2 साल। लेकिन मेरे टैलेंट इधर था, तो ये अखबार पहले मैंने सॉवेनियर छापे, फिर फोर्टनाइटली, फिर वीकली, फिर डेली, ऐसे मैंने काम किया। तो इसकी जो पूरी कहानी मैं वहाँ सुनाऊँगा आपको, लेकिन इसमें सारी की सारी जो है 2 चीज़ें हैं। एक तो इंसान का करैक्टर जो है, कि उस समय प्रिंट मीडिया की बहुत वैल्यू थी। डेली हमें गाड़ियाँ लेने आती, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाते, शराब भी, मीट भी, मुर्गे भी, जो मर्जी खाओ, रात को भी डिनर और ये। लेकिन मैंने नहीं कभी खाया, मैंने वेजिटेरियन था मैं, ना मैंने कभी शराब पी।
मैंने सारी उम्र भी शराब नहीं पिया, ना मैंने कभी नॉन वेज खाया। तो मेरा ध्यान तो देखो बचपन से मैंने अमृत छक ली और मैं पाठ पूजा में रेगुलरिटी में रहा मैं, तो उसकी क्या बरकत हुई कि मेरे में दैवी गुण आ गए और अच्छी आदतें हो गई। लेकिन पत्रकारिता में जब मैं खबर लिखता था तो लोग मान जाते थे कि बहुत बढ़िया खबर लिखी है। और एक ट्रिब्यून के वहाँ जर्नलिस्ट थे शेर सिंह चावला जी, वेटरन जर्नलिस्ट थे। 1965 में उन्होंने जब मेरा देखा कि मैं बहुत बड़ी खबरें लिखता हूँ, तो ये एडवोकेट जनरल भी उनके दोस्त थे, उन्होंने मेरे बारे में उनको बताया। तो सबसे पहले मेरी मदद की ट्रिब्यून वालों ने, शेर सिंह गुप्ता जी ने, उन्होंने सब लोगों को बताया, सब पत्रकारों को, सब ऑफिसर्स को मेरे बारे में उन्होंने कहा कि ये लड़का बहुत बढ़िया लिखता है खबरें, इसकी सपोर्ट करो। मेरी सब सपोर्ट करने लग गए। आफ्टर दैट तो देखो मेरी सपोर्ट तो इतनी होती रही कि मुझे 1986 में रामनाथ गोयनका जी जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, उन्होंने एक्सप्रेस टावर में बम्बई बुलाया और मुझे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का एग्जीक्यूटिव का मेंबर नॉमिनेट किया और मुझे डायरेक्टर बनाया। जो हमारी बिल्डिंग है पार्लियामेंट के बाहर, INS बिल्डिंग, उसमें 100 से ज़्यादा अखबारों के ऑफिस है। 86 से आज तक मैं 36 ईयर्स मैं उस बिल्डिंग का डायरेक्टर भी हूँ और INS की कार्यकारिणी का मेंबर भी हूँ। और उसके बाद ऐसे परमात्मा की कृपा होती है, तो एक दिन मुझे नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके ऑफिस में फ़ोन आया कि आपको प्राइम मिनिस्टर ने अपने अकम्पनिंग मीडिया जो उसके साथ होता है डेलीगेशन, उसका मेंबर बनाया है। तो उस समय मुझे कहाँ लेके गए, विजय चोपड़ा जी भी मेरे साथ थे, पंजाब केसरी वाले, हमें लेके गए जहाँ धरती का पोल है, जहाँ धरती ख़त्म होती है, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स में, सबसे दूर देश है। 10 दिन के लिए नरसिम्हा राव जी मुझे वहाँ अपने जहाज़ में अपने साथ लेके गए और दुनिया में बहुत जगह लेके गए, वो सारी वर्ल्ड में लेके गए। सबसे ज़्यादा अभी मोदी जी ने भी ट्रैवल किया है, लेकिन पहले प्राइम मिनिस्टर में से नरसिम्हा राव जी ने किया, तो मुझे हमेशा अपने साथ लेके गए। और आफ्टर दैट वाजपेयी जी तो इतना प्रेम करते थे कि उनका एक OSD था प्रेस सेक्रेटरी अशोक टंडन, वो अभी भी है। उससे गए उनको बोल दिया कि मिस्टर दर्दी जो है ये परोपकारी है, कि इन्होंने मेरे छोटे बेटे भाई को पंजाब एंड सिंध बैंक में नौकरी दिलवाई थी, इन्होंने लिया कुछ नहीं। उसने वाजपेयी को बोला, एंड आई डोंट नो कि अशोक टंडन जी का छोटा भाई मैंने नौकर करवाया, मुझे याद ही नहीं है। तो मुझे एक दिन बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था UNO के बाहर, मुझे कई दफ़ा अमेरिका में लेके गए वाजपेयी जी, बाकी वर्ल्ड में भी मैं सारी उनके साथ गया। तो उन्होंने वो डेमोन्स्ट्रेशन देख के मुझे बुलाया, अशोक टंडन भगते हुए आके प्राइम मिनिस्टर के कमरे में आ जाओ। मैं गया तो कहते ये सिख लोग मेरे साथ मेरे खिलाफ क्यों डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। मैंने कहा जी ये इनकी कोई प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी, अदरवाइज 4-5 हज़ार लोग काले कपड़े पा के यहाँ क्यों आते। कहता इनको बुलाओ, तुम बुला सकते हो। मैंने बुला लिया और जितनी डिमांड उन्होंने की वो वहाँ टेबल पे एक अनाउंसमेंट सारी कंप्लीट कर दी। और मैं उसके बाद जब भी अमेरिका जाता हूँ वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई डिनर कोई लंच, ऐसे मुझे वो सम्मान करते हैं। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो हमारी फैमिली में ही थे, उनके ब्रदर इन लॉ की बेटी मेरी डॉटर इन लॉ है, तो उनके साथ भी मैं सारी दुनिया में गया। और आफ्टर दैट 96 में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल पटियाला में आए और मुझे इनवाइट कर, जहाँ मेरा जन्म हुआ था वो याद आ गया। जब मेरा जन्म हुआ तो कुरुक्षेत्र का ज़िला अम्बाला था, तो जब मैंने होश संभाली तो कुरुक्षेत्र का ज़िला करनाल बन गया। एक टाइम करनाल भी कुरुक्षेत्र का ज़िला रहा है और कुरुक्षेत्र मेरे सामने ही ज़िला बना है, और जो विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र में वो भी मेरे सामने ही बना है। तो मुझे आज खुशी हो रही है कि ये मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि, जहाँ मुझे आप इतना सम्मान दे रहे हैं। संत बाबा हरदीप सिंह जी, संत बाबा हरिंदर सिंह जी, संत बाबा रोशन लाल सिंह जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा पत्रकार संघ के KB पंडित जी, संदीप साहिल जी, इतना बढ़िया ये बोल के गए हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि पत्रकारिता की जो लास्ट बात इन्होंने बहु गुणा जी की बताई, मुझे बोल रहे थे बताओ आपने ही बहुत कुछ बता दिया, बाकी कुछ बातें मैं यहाँ आपके साथ करूँगा, कुछ उधर वेट कर रहे हैं पंचायत भवन में, तो इधर तो मैं थोड़ा सा बात करके फिर हम इकट्ठे चलेंगे उधर बाकी बातें फिर वहाँ कर लेंगे, वो भी वेट कर रहे हैं। सारे बाहर से उनके लोग आए हुए हैं और हमारे यहाँ के डायरेक्टर श्री के सद्धू जी, ज्ञान प्रकाश बागी, शिव शर्मा जी, हरीश चावला जी, गुरमीत सिंह सग्गू जी, शैलेंद्र जैन जी, विकास सुखीजा जी, आज़ाद सिंह जी, आकर्षण उपल जी, देवेंद्र गांधी जी, अनीता सिंह जी, धर्मेंद्र खुराना जी, कदम सिंह जी, पवन शर्मा, करमवीर लाठर जी, जय भगवान, अतरी जी, सतीश सीकरी जी, दीपक कंबोज, रमेश सरोए, संदीप जोहेला जी,
पंकज जनोट, संजय बत्रा, जगजीत सिंह अरोड़ा जी। आपने मेरे से बहुत आशाएं हैं आपको मेरे से कि मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको शायद पता ना हो कि हिंदुस्तान में जो पत्रकारिता है, ये प्रिंट मीडिया का जो पिछला युग हुआ शुरू, ये आज़ादी के संघर्ष में से शुरू हुआ। और उस समय जितनी भी हिंदुस्तान में आज़ादी की मूवमेंट्स चली, उनमें से 7 अखबार भी पैदा हुए। और एजुकेशन का जो काम है वो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए और हिंदुस्तान की गुलामी को ख़त्म करने के साथ साथ हिंदुस्तान में साक्षरता विद्या के प्रसार के लिए परमात्मा ने हमारे परिवार पर कृपा की। और 1898 में पहला स्कूल जो है पाकिस्तान में जहाँ एटम बम बनाया है, वो हमारा घर था और उधर हमारे बुज़ुर्गों ने शुरू किया था। और जब हमने ये एजुकेशन की मूवमेंट शुरू की तो भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी वो हमारे घर आए और हमारे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने बहुत तपस्या की थी परमात्मा के नाम की। तो जब काशी में 11 हिंदू राजे थे बनारस के काशी में, और उस समय हिंदुस्तान के लोगों ने, उस समय हिंदुस्तान में कोई विश्वविद्यालय नहीं था 1911 में, तो उन्होंने फैसला किया कि बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय कायम किया जाए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आपको खुशी होगी कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी हिंदू महासभा के प्रधान थे और हमारे बुज़ुर्ग थे मास्टर तारा सिंह जी, उनका नाम था नानक चंद, वो कन्वर्टेड सिख थे। और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की थी एजुकेशन के, हमारे स्कूल के वो टीचर थे। और उस समय पंडित जी ने जब मीटिंग हो रही थी बनारस में, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इस विश्वविद्यालय की फाउंडेशन जो है एक सिख सेंट से रखवाई जाए। तो उसमें हमारे बुज़ुर्गों का, जिनका नाम संत बाबा आदर सिंह जी था, उनका फैसला हुआ कि हिंदुओं की यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन एक सिख संत रखेंगे। तो बनारस के 11 राजों ने 5 अपने एम्बेसडर दिए, 55 लोग, और एक पंडित जी हिंदू महासभा के प्रधान भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ये 56 लोग बनारस से चले और हमारे घर आए और हमारे बुज़ुर्गों को रिक्वेस्ट की कि आप चलो इस यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखो। तो उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी जाने की। और उसके बाद 56 लोग जो हैं बेयर फुट, नंगे पाँव, संगरूर स्टेशन से उस समय 12 किलोमीटर जो है दूर बैठे थे वो, तो पैदल चल के आए हमारे घर में। और जब हमने जाने का फैसला कर लिया वहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखने के लिए, तो उस समय 7 सिख राजे भी थे, तो 7 को हमने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने 1911 में 1 करोड़ रुपया दिया ये यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। उस समय का 1 करोड़ आप कैलकुलेट करो अभी कितना बनता है। मैं ये बात इस करके बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी हिंदू यूनिवर्सिटी बन रही है, उसकी फाउंडेशन हमारे से रखवा रहे हैं और हम 1 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा रिलेशनशिप प्यारी है हिंदू और सिखों की कि जब यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी तो पहले तो 11 राजाओं ने रिक्वेस्ट की कि ये यूनिवर्सिटी पहले 5 गुरु ग्रंथ साहब की वाणी के अखंड पाठ करो, फिर फाउंडेशन रखो। 5 अखंड पाठ किए हमारे बुजुर्गों ने, फाउंडेशन रखी। तो उस समय लाखों की गिनती में हिंदुस्तान से लोग इकट्ठे हुए थे। तो जब वहाँ जलसा शुरू हुआ तो पंडित जी ने उस जलसे में पहला ये डिक्लेरेशन ऐलान किया कि हर हिंदू घर में एक बच्चा सिख बनाओ। तो 1890 की जो सेंसस है उसमें सिखों की गिनती 15 लाख है, जो आज 3 करोड़ है। तो 15 लाख हिंदुओं ने अपने बच्चों को सिख बनाया और फिर ये सिखों की है जो गिनती बढ़ी। ये तो है अपनी बैकग्राउंड एजुकेशन की। दूसरी बात, और मुझे बताया गया, क्योंकि मैं दैनिक हिंदुस्तान में स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट था, 22 साल मैंने संसदीय समाचार कवर की। आपने इसमें लिखा, मुझे बताया गया आप लोकसभा की प्रेस सलाहकार समिति के सदस्य रहे, राज्यसभा की सलाहकार समिति के प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर रहे। तो इससे बड़ी सफलता पत्रकारों के लिए क्या होगी कि एक पत्रकार एक गांव से उठ के इतनी बड़ी जगह पहुंचा, इतना मान सम्मान लिया। हाँ, ये बड़ी बात। प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्राओं का मौका मिला हमें। अब तो खैर इस सरकार में प्रधानमंत्री ले नहीं जाता, पहले हवाई जहाज भर के जाता है, समझे ना, साथ लेके जाता था।
और आने के बाद वो ब्रीफिंग करता था हवाई जहाज में। अब कुछ नहीं है। अब प्रेस, मैं बुराई के लिहाज से नहीं कह रहा, अब प्रेस वाले अपने साधनों से जाइए, बुक करवाइए, कवर कीजिए, केवल ऑल इंडिया रेडियो कवर करता है। एक चीज़ और है जो परिवर्तन हुआ है संसदीय समाचारों में, जो हाँ उसमें परिवर्तन ये हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ ही लोकसभा राज्यसभा की प्रेस गैलरी में बैठ के कवरेज करते थे। अब वो दर्दी साहब, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया लोकसभा राज्यसभा की प्रेस गैलरी में बैठ के कवर करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब दूरदर्शन कवर करता है केवल। पहले 2 टीवी थे, राज्यसभा लोकसभा के लिए मेरी ओर से आप सभी साथियों की ओर से डाल दूंगा। हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कितनी बनाई है वो, और मैं फेसबुक पर बहुत बहुत बधाई है, लाख लाख बधाई है। दोनों ही कर दिया। दर्दी जी के बारे में सारे साथियों ने बहुत विस्तार से बताया है। समाचार मैंने भी एक दिन पटियाला में थोड़ा सा विस्तार से कुछ सुना, थोड़ी जानकारी हासिल हुई और राष्ट्रीय खबर में भी देखा, सारा सब कुछ जाना। मैं स्टेट प्रभारी हूँ। तो जैसे अभी जैन साहब ने बताया कि 12 साल की उम्र में इनका संघर्ष प्रारंभ हो गया था और उसी लिहाज से इन्होंने पंजाब के ज्वाइंट पंजाब के दौर से लेकर उग्रवाद का दौर, इमरजेंसी का दौर और सारा दौर इन्होंने बारीकी से देखा है। सारे दुख से ये बारीकी से गुजरे हैं। उसी दुख की पीड़ा में इन्होंने पत्रकारिता का सफर तय किया है। और आपको जानकर हर्ष होगा कि भले ही आपके जानकारी में ये पंजाब से हैं, लेकिन वास्तव में ये आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ही है। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा और पंजाब दोनों छोटे बड़े भाई हैं। और जो भी अभी जैन साहब ने भी कहा कि हर सरकार जो है किसी को कुछ जानकारी नहीं होने देती, किसको सम्मान देती है, कैसे सम्मान देती है। ठीक इसी तरह जो दर्दी जी का जो सम्मान, जो अवार्ड जो आदरणीय नरेंद्र जी की, मोदी जी की सरकार ने जो तय किया, जो दिया है, वो न केवल दर्दी जी को सम्मान दिया है, बल्कि उन्होंने पूरे पत्रकार जगत को एक विशेष सम्मान दिया है और पूरे भारत के पत्रकारिता को, पूरे दुनिया की पत्रकारिता को एक सम्मान दिया है। क्योंकि दर्दी जी ने न केवल भारत में बल्कि कनाडा, अमेरिका और पूरे विश्व में एक नई अपनी पहचान छोड़ी है पत्रकारिता के नाम पर। और धार्मिक क्षेत्र में, पंजाबी क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, यहाँ तक कि पत्रकारिता को एक नया रूप देने की दिशा में भी एक अलग से इन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से आज हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गर्व है हमें इस महान हस्ती पर। सबसे बड़ी बात, अगर आपने देखा कि इस व्यक्तित्व ने साइकिल से लेकर सैटेलाइट तक की यात्रा तय की पत्रकारिता के माध्यम से। ये बड़ी हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि एक साइकिल से लेकर सैटेलाइट तक की पत्रकारिता की यात्रा तय की। और आज जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट पत्रकारिता जो सोशल मीडिया पत्रकारिता है, उसमें जो हम देखते हैं कि मर्यादा की लक्ष्मण रेखा कई बार लांघती हुई नजर आती है, लेकिन दर्दी साहब ने सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी मर्यादा, धार्मिक परंपरा, नैतिक परंपरा, साहित्यिक परंपरा को कभी भी दरकिनार नहीं होने दिया। और आज मैं अभी अपने सभी साथियों से एक अनुरोध करता हूं कि इतनी बड़ी व्यक्तित्व, महान आत्मा के लिए, महान व्यक्ति के लिए सभी लोग स्टैंडिंग ओवेशन दें, सभी लोग खड़े होकर ताली बजाकर हमारे दर्दी साहब के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दें। आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि एक 12 साल का अबोध बालक होता है, जिसको न तो दीन का पता होता है, न दुनिया का पता होता है। और दर्दी साहब ने एक माँ बोली भाषा के लिए, माँ बोली भाषा जिसे पंजाबी भाषा कहा जाता है, 5 नदियों की भाषा है, उसकी अस्मिता के लिए, उसकी रक्षा के लिए जेल की यात्रा तय। ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है पंजाबी भाषा के लिए। जब पंजाबी भाषा को समृद्ध देखते हैं, एक समय था कि पंजाबी भाषा को इतना समृद्ध नहीं माना जाता। पंजाबी भाषा को विश्व के अलग कोने तक अलग अलग
भागों तक पहुंचाने के लिए, कनाडा तक, सात समंदर पार तक पहुंचाने के लिए जो योगदान दर्दी साहब ने दिया, वो योगदान आज समूचा विश्व और समूची पंजाबी भाषा, सर्वधर्म भाषा, ये सभी याद रखेंगे उस योगदान को। इसी के साथ मैं दर्दी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भविष्य तय करती है, किसी का भविष्य खराब करती है, किसी का सवाल नहीं है। लेकिन आप भी मत भूलिए मेरे पत्रकार साथियों, हमें भी एक कलम मिली, हमें अपनी कलम से अपनी नैतिकता को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जगदीश सिंह दर्दी जी की एक बात मुझे बेहद पसंद आई, क्योंकि बाल्यावस्था के अंदर जिस उम्र के अंदर लोग गलियों में कूदते हैं, जो खेलते हैं, उस उम्र के अंदर इन्होंने 12 वर्ष की उम्र के अंदर कलम चलानी चाहिए। इसके लिए तालियां बजानी चाहिए। ये पत्रकारों के मान स्वाभिमान नहीं है, बल्कि एक पत्रकारिता के स्वाभिमान है। हम जगदीश सिंह दर्दी जी को पद्मश्री अवार्ड राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया, बल्कि उस पत्रकार को किया है, उस पत्रकारिता को किया है जो अपनी नैतिकता का भी नहीं बोलती। आप जेल में चले गए छोटी सी उम्र में, लेकिन आप लीडर थे, आपने जेल में ही कलम चला दी, जेल में अखबार के लिए लिखा, ये बहुत बड़ी बात है। आपको अमृतसर की पुलिस में रिमांड दिया गया 20 दिन के अंदर, आपने पुलिस रिमांड के अंदर अपनी कलम नहीं छोड़ी। मैं तो दर्दी साहब आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आप जब जाएंगे हमें ऐसी सीख लेकर जाएंगे कि हम अपनी उस उम्र तक, जिस उम्र तक हम अपनी कलम चला सकते हैं, हम आपके जज्बे के साथ, आपकी उस नैतिकता के साथ, पत्रकारिता के धर्मवादी परंपरा के साथ हम उस आपकी राह पर चल सकें। मेरे तमाम साथी हैं, श्री ज्ञान प्रकाश बागी जी हैं, श्री के पंडित जी अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, श्री आकर्षण उपल जी हैं, श्री शिव कुमार शर्मा जी, राजकुमार प्रिंस जी, और हमारे अभी अभी के संपादक हैं श्री देवेंद्र गांधी जी, अनीता जी, पवन कुमार जी, संदीप साहिल जी, जिन्होंने अभी एक छोटी सी कविता के जरिए जगदीश सिंह जी के बारे में बताया, श्री संजय बत्रा जी, गुरमीत सप्पू जी, यानी कि तमाम कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कभी साइकिल चला के जिन्होंने पत्रकारिता चलाई, किसी ने सिलाई मशीन चलाई, किसी ने किसी तरह, ये सब भी धरातल से जुड़े हुए पत्रकार हैं। और हमारे जो नए नए साथी अब पत्रकारिता से जुड़े हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी इस जो हमारे वही उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं। मेरे सभी अग्रज जो मेरे सामने बैठे हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं उनका स्वागत करते हुए अपनी बात को शुरुआत करता हूँ। जगदीश सिंह दर्दी जी, आप इस कर्ण की धरा पे आए हैं, आपका यहाँ पे कार्यालय है, लेकिन इस कार्यालय से मेरे बहुत से मार्मिक और कार्मिक और सभी तरह के पल जुड़े हैं, क्योंकि पहले ये कार्यालय मेरा था, दैनिक भास्कर का। क्योंकि मैं इस कार्यालय में जिस धरा पे हम बैठे हैं, जिस जगह पे हम बैठे हैं, यहाँ पे प्रोग्राम हम भी किया करते थे, और आप यहाँ पे आए, हम आपका स्वागत तो करते ही हैं, सभी साथियों ने आपका स्वागत तो किया ही है। हम आपको बधाई देते हैं कि आपकी जो टीम है, डॉक्टर के संधू, संदीप रोहिला, सतीश सीकरी, और जो आपकी टीम है जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा, वो बहुत कर्मठ बीशपाल राणा जी, जो आपकी टीम है वो इतनी अच्छी, इतनी सुदृढ़, इतनी मजबूत टीम है। मैं सबसे पहले आपको इस मजबूत टीम के लिए बधाई देता हूँ, क्योंकि सेनापति वही मजबूत होता है जिसकी टीम मजबूत होती है। और ये टीम जो आपकी मजबूत है, जो हमें कोऑपरेट करती है, जो हमारा साथ देती है, और सभी साथी, ये जो आप देख रहे हैं सर, ये शहर की क्रीम है सर, जो पत्रकार साथी हैं। ये पत्रकार साथी जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने फील्ड में मास्टर तो हैं ही सर, कई कई बरसों का अनुभव लिए हुए हैं। और सर, ये आपके लिए सम्मान के लिए आए हैं, ये अपने आप में बहुत सम्मानित हुए हैं आपके पास आकर सर। आदरणीय हरियाणा पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री के पंडित जी, जो अपने आप में एक विरासत हैं, अपने आप में एक बात हैं, और सभी को साथ लेकर चलने की जिनमें कला है, अनीता जी, शैलेंद्र जी, और जो सभी साथी मेरे आए हैं, उन सबको मैं नमस्कार और प्रणाम करता हुआ ये बात विशेष रूप से कहूँगा, जो आपके साथ संत महात्मा आए हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। और ये बात विशेष रूप से कहना चाहते हैं कि आपका सर, आपने ये जो अवार्ड हासिल किया, जिस 52 वर्ष की आपकी जो तपस्या है पत्रकारिता की, कुछ अंश, कुछ बूंदें आज आप हम पे भी गिराएं, हमें भी बताएं। आदरणीय बागी जी बैठे हैं, जिनका अनुभव बहुत बड़ा है, और भी मेरे साथी बैठे हैं बड़े, चावला जी, प्रिंस जी, तो मैं शिव शर्मा जी, तो मैं सभी के रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि आप आज हमें बताएंगे
कि जीवन में पत्रकारिता के मूल्य क्या थे, अब क्या रह गए, जीवन पत्रकारिता में कितना बदला है, उस बदलाव को आप भी महसूस कर रहे हैं और हम तो महसूस करते ही हैं सर। और मैं ये कहने जा रहा था सर कि जो श्रेष्ठ है वो तो दिख ही जाता है, लेकिन आपने पत्रकारिता के अलावा हर क्षेत्र में पंजाबी को आगे ले जाने में बहुत काम किया है सर। नैतिकता को आगे ले जाने में, साहित्य को आगे ले जाने में, उद्योग व व्यापार को आगे ले जाने में जो आपने काम किया। संजय बत्रा जी, देवेंद्र गांधी जी, जय भगवान अत्री जी, ये सभी हमारे वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। आप सभी साथियों से भी निवेदन है कि आप आएँ और आज के मौजूद मेहमान को पुष्प के साथ उनका मान सम्मान करें। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री विशपाल राणा जी, रोहतास शर्मा जी, करमबीर लाठर जी, वरिष्ठ पत्रकार अमर उजाला से हैं। अपने मौजूद मेहमान का फूलों के गुलदस्ते के साथ इनका मान सम्मान करते हुए